हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज अपन नया चैप्टर शुरू करते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। वैसे तो ये करंट का ही एक पार्ट है, लेकिन इसको अपन सेपरेटली पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट को। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट की फर्स्ट क्लास के अंदर अपन सर्किट के लिए बेसिक जो फंडामेंटली डेफिनेशन है उनको जाने, और साथ में अपन किसको पढ़ेंगे, किरचॉफ लॉ को। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन विद्युत परिपथ से संबंधित शब्दावली। शब्दावली का अर्थ हो गया कि कौन कौन सी टर्म्स हैं जो अपन सर्किट को सोल्व करेंगे, आगे सर्किट को पढ़ेंगे तो उसमें यूज आएंगे। तो उसमें सबसे फर्स्ट जो टर्म होती है नेटवर्क या जाल। नेटवर्क या जाल का नाम से आपको पता लग गया कि भाई नॉर्मल जाल अपन किसको बोलते हैं कि जिसमें बहुत सारे चीजें एक साथ जुड़ी हुई हो, उससे गुथा हुआ एक जाल होता है। वैसे इसमें क्या होता है कि विद्युत स्रोत एक तो होना चाहिए, विद्युत स्रोत। स्रोत का जान गए आप भाई, जैसे बैटरी हुई, कुछ हुई, विद्युत स्रोत तो होगा ही होगा। और इसके साथ विद्युत स्रोत व विभिन्न, इसके साथ अलग अलग विभिन्न चालक अवयव, विभिन्न विद्युत चालक अवयव, विद्युत चालक अवयव। अब विद्युत चालक अवयव कौन कौन हो सकते हैं आप जानते हो इतना कि एक तो प्रतिरोध हो सकता है, जैसे प्रतिरोध जुड़े हो सकता है इसमें डायोड जुड़े हो सकता है इसमें संधारित्र भी हो सकता है, समझ रहे आप, संधारित्र हो सकता है, ट्रांजिस्टर हो सकता है। ऐसे जो भी चीजें हैं आदि, इनको अपन क्या बोलेंगे, विद्युत चालक अवयव। कि विद्युत स्रोत के साथ साथ कौन होंगे, विद्युत चालक अवयव, प्रतिरोध, डायोड, संधारित्र, ट्रांजिस्टर, ऐसे जब आगे जाके आईसी, ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं के संयोजन, ट्रांजिस्टर चालक के अवयव के संयोजन से इनको मिलकर क्या बनता है, जाल के संयोजन से, ठीक है, बने तथा ऐसे बहुत सारे परिपथ। ये जरूरी नहीं भाई एक जैसे एक परिपथ बन गया जिसमें विद्युत स्रोत है, विद्युत चालक अवयव भी है। अब ये ऐसे कोई दूसरे परिपथ से भी ये रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। तो संयोजन से बने तथा एक दूसरे से संबंध, तथा एक दूसरे से संबंध परिपथों का समूह है, संबद्ध परिपथों का समूह है, परिपथों का समूह है। क्या कहलाता है, समूह है, जाल कहलाता है, नेटवर्क कहलाता है। मतलब क्या हुआ कि आपको सर्किट जब भी आप बनाएंगे, जो नेटवर्क बनेगा उस सर्किट के अंदर एक नेटवर्क वर्ड का यूज होता है। तो नेटवर्क अपन पर्टिकुलर किसको बोलेंगे, अपन वैसे भी अपन ह्यूमन लाइफ में भी बार बार बोलते हैं तेरा नेटवर्क बता क्या है। मतलब सेंस क्या है कि बहुत सारी चीज़ों से मिलकर सबका जुड़ाव हो तो एक जाल तैयार होता है। लेकिन यहाँ पर अपन इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करें तो इलेक्ट्रिक सर्किट में जब जाल तैयार होगा तो उसमें क्या होगा, एक तो क्या होगा, वोल्टेज सोर्स, बैटरी हो सकता है या फिर और कोई भी वोल्टेज सोर्स हुआ, ठीक है। उसके साथ जैसे संयोजी चालक तारों के साथ उसमें प्रतिरोध भी जुड़ा हो सकता है, डायोड जुड़ा हो सकता है, आप भी जानते हो आईसी जुड़ी हो सकती है, संधारित्र हो सकता है। इन सबको मिलकर संयोजन से बनता है। और ऐसे एक दूसरे से संबंधित परिपथ, मतलब ऐसे खूब सारे परिपथ आपस में मिल जाए तो उसको अपन क्या बोलेंगे, जाल या नेटवर्क बोलेंगे, ठीक है। सेकंड एक इसमें वर्ड आता है शाखा, ब्रांच। शाखा मतलब ब्रांच। अब ब्रांच क्या बोलेंगे, ब्रांच क्या होगी, जाल का एक पार्ट होती है। ब्रांच क्या होती है, जाल का पार्ट होती है, ठीक है। अपन कह सकते हैं भाई जाल का वह भाग, जाल का वह भाग, मतलब ये तो फिक्स हो गया कि नेटवर्क का एक पार्ट है कि जाल का वह भाग अथवा जाल का वह भाग अथवा धारा का वह पथ, अथवा धारा का वह पथ, वह पथ मतलब रास्ता, पथ जिसमें वह प्रवाहित हो रही है, ठीक है। मतलब आपके नेटवर्क का एक पार्ट है
ब्रांच क्या है, नेटवर्क की एक पार्ट है, और पर्टिकुलर कौन सा हिस्सा मान रहे हैं कि जिसके अंदर करंट फ्लो हो रही है, जिसमें वह प्रवाहित हो रही है। ठीक है, प्रवाहित हो रही है किसके साथ, नियत मान के साथ, नियत मान के साथ। ये टर्म है भाई, देखो ये टर्म्स है इसके साथ कि करंट तो फ्लो होगी लेकिन कौन से की होगी, नियत मान के लिए। तो जाल है का एक पार्ट होगी इस ब्रांच, और उसकी खासियत क्या है कि एक स्पेशल ब्रांच किसको बोलेंगे, उसका एक पार्ट हो गया जिसमें करंट फ्लो होगी, और वो क्या होगी, नियत मान के साथ होगी, मतलब करंट चेंज नहीं होगी। ठीक है। थर्ड जो एक वर्ड आता है संधि, नोड, संधि या नोड। ठीक है, ये आपको बार बार यूज आएगा आगे, संधि या नोड। ठीक है, अब संधि या नोड है, ये क्या है कि दो या दो से अधिक शाखाएं, दो या दो से अधिक शाखाओं से मिलकर बनती है। ठीक है, मतलब क्या हो गया, जहां दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शाखाएं, अधिक शाखाएं मिलती हैं, मिलती हैं, क्या होगा, नोड या शाखा, सॉरी नोड या शाखा नहीं, संधि रे, नोड को संधि बोलते हैं, संधि। ठीक है, मिलती हैं, नोड या संधि कहलाती है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि आपका जो नोड है वो क्या है, आपकी जो ब्रांच है भाई, 2 एंड मोर, भाई मिनिमम 2 होंगी या उससे ज्यादा, जितनी भी ब्रांच आपस में आकर जिस बिंदु पर मिल रही है उसको अपन क्या बोलेंगे, नोड बोलेंगे, संधि बोलेंगे। ठीक है, अगला एक वर्ड और यूज आता है, लूप। आप लूप, पास या लूप, पास, अंग्रेजी में इसको लूप बोलते हैं, पास या लूप। ये किसको बोलेंगे अपन, पास या लूप, किसी परिपथ में धारा का वह बंद पथ जो शाखाओं द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, किसी परिपथ में, किसी परिपथ सर्किट में, परिपथ में, किसी परिपथ में धारा का वह बंद पथ में, धारा का वह बंद पथ, बंद होना चाहिए, बंद का अर्थ होता है मतलब एक, मतलब करंट है वो एक लूप में ऐसे बार बार घूमती रहे ऐसे गोल, उसको बोलेंगे धारा का वह बंद पथ जिसमें क्या हो, शाखाओं द्वारा निर्मित है, बंद पथ जो शाखाओं द्वारा निर्मित है, शाखाओं द्वारा निर्मित है। ठीक है, अभी अपन इनको अप्लाई करेंगे, अभी तो आपको डेफिनेशन में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन अभी मैं आपको एक सर्किट बनाकर बताऊंगा ना, तब आपको समझ में आ जाएगा, पथ जो शाखाओं द्वारा निर्मित है। ठीक है, इसको अपन लूप बोलते हैं। और एक वर्ड और आपसे अपन चर्चा कर लेता हूं, लास्ट है सक्रिय अथवा अक्रिय परिपथ। एक होता है सक्रिय अथवा अक्रिय, एक्टिव और नॉन एक्टिव, अथवा अक्रिय परिपथ, अक्रिय परिपथ। ठीक है, इसको एक्टिव या नॉन एक्टिव बोलेंगे, एक्टिव या पैसिव भी बोल सकते हैं, तो परिपथ इसको बोल सकते हैं एक्टिव एंड पैसिव सर्किट, एंड पैसिव सर्किट। ठीक, ये हो गए सक्रिय अथवा अक्रिय परिपथ। किसको बोलेंगे इसमें कि जिनमें करंट फ्लो होगी, विद्युत स्रोत उपस्थित होगा, मतलब विद्युत स्रोत उपस्थित, विद्युत स्रोत उपस्थित होता है, उसे विद्युत स्रोत उपस्थित होता है, उसे सक्रिय एक्टिव परिपथ कहते हैं, सक्रिय परिपथ कहते हैं, परिपथ कहते हैं। ठीक, और सेकेंडरी जिनमें विद्युत परिपथ उपस्थित, मतलब जो आपका विद्युत स्रोत है वो प्रेजेंट नहीं होगा, तो उसको क्या बोलोगे आप, अक्रिय परिपथ। तो अपन बोलते हैं कि विद्युत स्रोत, विद्युत स्रोत उपस्थित नहीं है, उपस्थित नहीं है, नहीं है, तो उसे
अक्रिय परिपथ कहेंगे, तो उसे अक्रिय परिपथ कहेंगे। ठीक है। अब देखो अपन ने जो डेफिनेशन बेसिकली पढ़ी है, एक बार रिवाइज करा दूं मोटी मोटी, फिर अपन आगे पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला तो अपना जो वर्ड यूज हुआ वो हुआ नेटवर्क, जाल। मैंने कहा नेटवर्क है वो एक बड़ा वाइड स्वरूप है, बड़ी चीज़ है, जिसके अंदर आपका वोल्टेज सोर्स होगा और साथ की उसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होंगी, रेजिस्टेंस जुड़ा होगा, कैपेसिटेंस, डायोड, आप भी जानते हो ट्रांजिस्टर, आईसी, ये सब जुड़कर एक संयोजन से जाल बनेगा। और हो सकता है ऐसे 2-4 परिपथ इनसे मिलकर आपस में भी अगर गुथे हुए कनेक्टेड हैं तो भी वो जाल नेटवर्क के ही पार्ट होंगे। ठीक है। ब्रांच किसको कहा कि जाल नेटवर्क का एक पार्ट होगा जिसमें करंट कांस्टेंट रूप से फ्लो हो, नियत रूप से के मान के साथ अगर प्रवाहित हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे, ब्रांच। नोड क्या होगी, जहां पर दो या दो से अधिक ब्रांच आपस में मिलती है उसको नोड बोलेंगे। और लूप क्या होगा कि किसी परिपथ में धारा का वह बंद पथ, मतलब वहां उसके अंदर दूसरी ब्रांच नहीं है, वो जो शाखाओं द्वारा निर्मित है। ठीक है, लूप। सक्रिय अक्रिय परिपथ की बात कर ली कि जिसमें वोल्टेज सोर्स है वो तो क्या एक्टिव है, जिसमें वोल्टेज सोर्स नहीं है वो क्या है, पैसिव सर्किट है। ये अपन ने छोटी छोटी डेफिनेशन अपन ने बात करी सर्किट की थी। अब देखो अपन यहाँ से शुरू करते हैं चैप्टर। फर्स्ट जो अपना हेडिंग आएगा वो आएगा किरचॉफ के नियम। सर्किट में पढ़ने के लिए किरचॉफ के नियम पढ़ना पड़ेगा, किरचॉफ के नियम। ठीक है। अब देखो किरचॉफ के नियम भी 2 टाइप से हैं, 2 नियम, एक तो उसको प्रथम नियम और सेकंड लॉ ऐसे भी बोलते हैं, या फिर उनको उनके वर्किंग के आधार पर इनके नाम से भी बोलते हैं। ठीक है। इसमें जो फर्स्ट लॉ है, किरचॉफ 2 लॉ है। फर्स्ट है उसको बोलते हैं संधि नियम। संधि नियम हो सकता है कि यहाँ पर संधि नियम की बजाय आपको बोल दिया जाए धारा का नियम, इसका दूसरा मतलब धारा का नियम, और शॉर्ट में बोलते हैं इसको KCL, किरचॉफ करंट लॉ। क्या बोलते हैं, किरचॉफ करंट लॉ। आपका पहला जो रूल है किरचॉफ का वो है KCL, किरचॉफ करंट लॉ, धारा नियम या संधि नियम। देखो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, किरचॉफ करंट लॉ की डेफिनेशन कहती है कि कोई भी संधि है, ठीक है, अगर परिपथ में कोई संधि बिंदु है तो अपन कहें कि किसी भी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये इसकी डेफिनेशन है। मतलब मैं आपको देखो क्या कहा, किसी परिपथ में कोई भी हो सकता है, किसी परिपथ में किसी भी संधि पर देखो ये दोनों वर्ड यूज मारे, संधि अभी पढ़ा था अपने, किसको बोला था, किसी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, एल्जेब्रिक सम 0 होता है इनका, मतलब सम ऑफ I इज इक्वल टू 0। ऐसा आपका KCL कहता है कि किसी भी परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब देखो ये चीज कैसे हुई, इसको अलग अलग लैंग्वेज में, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे मान लो ये कोई एग्जांपल लिया आपने, ये कोई एग्जांपल लेके मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ठीक है, कि ये पॉइंट ले लिया, इसको अपन ने कह दिया संधि बिंदु। ये कौन है, संधि बिंदु, नोड है। इधर से कोई करंट आ रही है 4 एम्पियर, इधर से आ रही है 5 एम्पियर, इधर से आ रही है 6 एम्पियर। ठीक है, और इधर जा रही है कुछ 7 एम्पियर, इधर आ रही है 8 एम्पियर, और इधर वापस आ रही है 9 एम्पियर। अब देखो आपने एक जंक्शन पॉइंट लिया O,
जिस पर देखो अलग अलग देखो 4 एम्पियर, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे खूब सारी धाराएं इस बिंदु पर आ रही है। ठीक है, तो ये अपना क्या कहता है कि ये बिंदु संधि हो गया, क्योंकि देखो अलग अलग खूब सारी आके ब्रांचें मिल रही है ना, एक ब्रांच इधर से आके ये ब्रांच आकर मिल रही है, तो ये तो हुआ संधि बिंदु। अब हमने कहा कि किसी परिपथ में संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, अर्थ क्या हुआ कि इस पर सभी धाराओं का योग 0। अब देखो यहां पर अपने को देखना है इस संधि पर आने वाली करंट कौन है, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर और 9 एम्पियर। ये देखो संधि पर आने वाली है, देखो इनके आप साइन से देखो आप, और संधि से निकल से कौन सी रही है, 7 और 8। तो अपन क्या कहेंगे कि यदि संधि पर आने वाली धारा प्लस, तो संधि से जाने वाली धारा क्या होगी, माइनस। ये होगी माइनस, आने वाली प्लस होगी तो जाने वाली माइनस। आपको ऐसा रूल नहीं है कि आप आने वाली करंट को प्लस माने या जाने, आपकी मर्जी है किसी, भाई ये तो फिक्स है कि कोई कुछ धाराएं तो संधि पर आएंगी, कुछ धाराएं संधि से जाएंगी। तो आप एक को पॉजिटिव ले लो और एक को क्या ले लो, नेगेटिव ले लो। ठीक है, तो अब देखो अपन बात करें 4 एम्पियर प्लस 5 एम्पियर प्लस 6 एम्पियर। ठीक है, ये सब तो जुड़ेंगे तो सारी, प्लस -7 एम्पियर प्लस -8 एम्पियर प्लस 9 एम्पियर इज इक्वल टू 0। हमारा कहता है कि यहां पर एल्जेब्रिक सम, बीजगणितीय योग शून्य का होगा। तो यहां पर जो आप भी जानते हो कि जब विद्युत धाराएं संधि पर, कुछ तो विद्युत धाराओं का तो आगमन का साइन है, कुछ का यहां से निकलने का साइन है, तो आप या तो आने वाले को प्लस ले या जाने वाले को प्लस ले। ठीक है, उसी कंडीशन में आए तो आपको उस कंडीशन में क्या होगा कि आने वालियों को क्या करना पड़ेगा, प्लस का, और जाने वालियों को माइनस का। ठीक है, ऐसा अपन करते हैं। अब देखो ये एग्जाम्पल है, आप ये मत सोचना कि इक्वल 0 आएगा, इक्वल तो 0 आप देख लो इक्वल आता है कि नहीं आता 0 तो कैसे आएगा, देखो 5 और 4 9, तो ये 9 से तो ये 9 18, आप जानते हो इक्वल तो 0 नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ कि ऐसा होगा। हाँ ऐसा हो सकता है, देखो 6 4 10 और 5 15, 15 9 कितने हो गए 20 और 4 24, तो ये 8 हो गए, और इसको 16 कर दूँ, इसको 16 करते हैं तो ये इक्वल 0 हो जाएगा। ये लो, इसको यहाँ पर 16 कर देते हैं, अपन 16 करते हैं, तो अपने क्वेश्चन इक्वल। तो ये चीज होती है, मतलब किसी संधि पर आने वाली। अब यूं भी मान सकते हो आप कि ये एग्जाम्पल ऐसा भी हो सकता था, आप यूं दिखा देते, इधर I1 I2 I3 I4 I5 और I6, तो आप भी जानते हो आने वाले कौन हो गए, I1 I2 I6 I5, और जाने वाले कौन हो गए, I3 और I4। तो आप लिख देते I3 प्लस I4 इज इक्वल टू क्या हो जाता, I1 प्लस I2 प्लस I5 प्लस I6। ठीक है, मतलब आपको ये चीज ध्यान रखना है, किसी भी संधि पर कुल बीजगणितीय योग, मतलब कुल धारा का वैल्यू हमेशा 0 ही होता है। तो यहां पर अपन भी कह सकते हैं कि किसी भी संधि पर, किसी भी संधि बिंदु पर आने वाली विद्युत धाराओं का करते, आने वाली विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग बराबर होता है संधि से जाने वाली विद्युत धाराओं के बीजगणितीय योग के। ठीक है, योग के मतलब क्या हो गया, सम ऑफ I इनकमिंग
आने वाली इज इक्वल टू सम ऑफ आई आउट गोइंग, कि संधि से आने वाली और संधि से जाने वाली धाराओं का हमेशा बीजगणितीय योग इक्वल होगा। यही आपका किरचॉफ करंट लॉ है। क्यों? क्योंकि वो क्या कहता है, किसी भी संधि पर परिणामी बीज धारा की वैल्यू क्या होती है, 0। तो वही तो बात हो गई कि संधि पर आने वाली धारा जाने वाली बराबर होगी, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो वहां पर संधि पर बची क्या, 0। तो ये है किरचॉफ करंट लॉ कि किसी भी संधि पर प्रेजेंस ऑफ करंट इज इक्वल टू 0, कि फाइनली जो करंट वहाँ पर जो होती है वो 0 होती है, क्योंकि संधि पर जितनी करंट आती है उतनी ही करंट संधि से आगे चली जाती है। ठीक है, इस कारण वहाँ पर परिणामी धारा का वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक है, ये हुआ किरचॉफ का फर्स्ट लॉ केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ। अब अपन पढ़ेंगे केवीएल। सेकंड है लूप नियम या विभव नियम। दूसरे को लूप नियम या विभव नियम बोलते हैं। तो अपन बोल सकते हैं किरचॉफ का लूप नियम कह दें या विभव नियम कह दूं या द्वितीय नियम कहूं आप, तो अपन कहते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम, शॉर्ट में बोलते हैं केवीएल। केवीएल का हो गया किरचॉफ करंट की जगह वोल्टेज लो, किरचॉफ का वोल्टेज लो। अब देखो इसकी खासियत है, इसके नाम से इसको एक दूसरा भी होता है लूप लो। किरचॉफ का द्वितीय नियम या इसको लूप नियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किरचॉफ का द्वितीय नियम या लूप नियम। इसका अर्थ है कि ये हमेशा लूप में ही लगेगा। ठीक है, तो ये तो सबसे पहली बात तो है कि केवल बंद पास या लूप बंद पास में ही लागू होता है। मतलब आपको पहला तो रूल यही है कि क्लोज लूप होगा तो ही केवीएल अप्लाई होगा, नहीं तो केवीएल अप्लाई ही नहीं होगा। किरचॉफ का जो आपका फर्स्ट था केसीएल, उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि उसमें अपने ऐसी कोई बात नहीं कही कि भाई बंद लूप चाहिए, खुला लूप चाहिए, ऐसी कोई बात थोड़ी करी। लेकिन यहाँ पर पहला नियम यही है कि केवल ये बंद पास में ही काम करेगा, फर्स्ट। सेकंड नियम क्या कहता है, किसी बंद पास में विभिन्न, अब देखो इसको भाषाएं अलग अलग होती हैं। किसी बंद पास में विभिन्न मार्गों में प्रवाहित, मैं आपको 2-3 तरीके से बताऊंगा, जो पसंद है वो याद रख लेना। विभिन्न मार्गों में प्रवाहित होने वाली धाराओं एवं प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग किसके इक्वल होगा? उस पास में कार्य करने वाले समस्त विद्युत वाहक बलों के योग के तुल्य होता है। मतलब ये आपको लैंग्वेज थोड़ी सी टफ लगी होगी। क्या कह दिया मैंने? देखो मैंने कहा कि कोई भी पहला नियम तो यही है कि क्लोज लूप होना चाहिए। क्लोज लूप हो गया। क्लोज लूप के अंदर मैंने कहा कि करंट फ्लो हो रही है, तो उस लूप के अंदर जो भी प्रतिरोध हैं उनसे करंट का गुणनफल करें। मतलब क्या हुआ? R गुणा I, मतलब क्या हो गया? वोल्टेज। तो हमने कहा कि उस बंद पास में प्रतिरोध के सिरों पर जो पतित वोल्टेज है वो उस पास में आरोपित विद्युत वाहक बल के तुल्य होगी। ठीक है,
कैसे, इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, देखो कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, समझिएगा आप। जैसे मान लो कि अपन ने एक बैटरी लगाई, ये बैटरी है, ठीक, ये प्लस ये माइनस, ये इसकी अपन ने कोई वोल्टेज E1 मान लिया, यहाँ से कोई करंट फ्लो हो रही है I1, ये करंट फ्लो होते होते यहाँ पर आई, यहाँ पर एक बैटरी अपन ने एक और जोड़ दी, इसका नाम दे दिया E2, ये प्लस माइनस, यहाँ से कोई करंट गई I2, ठीक है। यहाँ पर अपन ने एक प्रतिरोध जोड़ दिया इससे, इसको मान लिया R1, और ये इधर से यहाँ भी एक प्रतिरोध जोड़ दिया, इसका नाम दे दिया R2, इन दोनों को आपस में ऐसे ऐड कर दिया, ठीक। अब एक अपन ने इस परिपथ को थोड़ा बड़ा और कर ले, एक यहाँ से अपन लेकर एक यहाँ प्रतिरोध और जोड़ दें R3, आपको देखो अभी किरचॉफ समझ में आया, बहुत ईजी है, ठीक है, और ये ऐसे जुट गया। अब देखो यहाँ पर इसमें I1 इससे निकल के ऐसे घूम के यहाँ पर I1 आ जाएगी, ऐसे I2 इधर से घूमकर यहाँ पर I2 आ जाएगी, और इसमें कौन आएगी करंट, I1 प्लस I2, ऐसा, और ये आपका, इसको नाम दे दिया AP। अब देखो आपको KVL कैसे अप्लाई करते हैं। सबसे फर्स्ट KVL का आपको लीजिए क्लोज लूप, देखो क्लोज लूप कौन सा हो सकता है, एक तो ये रहा E1 A E2 R2 B ऐसे करते हुए A, ये क्लोज लूप हुआ कि नहीं हुआ, देखो ये क्लोज लूप है, ठीक है। तो इसको अपन एक तो ये क्लोज लूप मान लें अपन, क्लोज लूप फर्स्ट। ऐसे नीचे वाले में देखो ये भी सेकंड भी हो सकता है, देखो कहाँ से E2 A R3 में से ऐसे घूमते हुए B से होते हुए थे, तो ऐसे ही ये हो गया आपका क्लोज लूप सेकंड, ठीक है। तो देखो फर्स्ट लूप और सेकंड लूप अलग अलग हो गए, अपन बात करें लूप फर्स्ट। देखो लूप फर्स्ट को समझिएगा, क्या कहता है कि परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है तो प्रतिरोधों से गुणनफल, धारा और प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग है वो आरोपित वोल्टता के। तो अब देखो इस लूप के अंदर आरोपित कौन है, एक तो बैटरी E1, एक बैटरी E2, ये दोनों वोल्टेज इस परिपथ में आरोपित है। अच्छा, प्रतिरोध कौन कौन है, R1 और R2, इनके सिरों पर। अब देखो आप अपन E1 से चले तो जब भी आप करंट की डायरेक्शन में चलेंगे, विद्युत धारा की दिशा में चलेंगे, तो आपका विभव पतन प्लस का होगा। अब देखो I1 आए, I1 से यहां से चलते चलते आप आए तो देखो R2 और इधर आएगी ये R1, तो आप बताओ, आपने ऐसे चले तो देखो पहला वोल्टेज क्या होगा, I1 R1, देखो ऐसे घूमकर अगर आप आए तो R1 में आओगे तो आपके चलने की और करंट की डायरेक्शन सेम ही तो ना भाई। आप कैसे चल रहे हो, देखो मैंने लूप में आपको साइन किया, आप ऐसे चल रहे हो, ठीक है भाई, देखो ये लेप ऐसे घूम के आ रहे हो, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपकी और विद्युत धारा की दिशा सेम है, तो आपका देखो R1 के सिरों पर I1 के कारण पतित वोल्टता क्या होगी, I1 इंटू R1, ये प्लस का होगा। अब देखो लेकिन एक प्रतिरोध और जुड़ा हुआ है R2 में देखो आपको करंट सामने से आती हुई मिल रही है, करंट सामने से मिली कि नहीं मिली, तो ये कंडीशन में आएगा माइनस I2 R2, मतलब एक तो वोल्टेज यहां ड्रॉप होगा R1 के ऊपर, एक वोल्टेज ड्रॉप होगा R2 पर। R1 पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको अपन ने पॉजिटिव लिया, रीजन कि हमारे द्वारा लूप में चलने की दिशा और करंट की दिशा सेम है, ठीक है। लेकिन R2 में आपने माइनस लिया है, कारण क्योंकि R2 में जो करंट फ्लो हो रही है, कौन हो रही है, I2, वो हमारे चलने की दिशा के विपरीत है, इस कारण इसको माइनस। अच्छा, ये किसके इक्वल होगा, आरोपित वोल्टता। अब आरोपित वोल्टता देखो E1 और E2। अब देखो E1 के कारण I1 करंट इधर आई और E2 के कारण प्लस से करंट इधर आई, तो जब दोनों सेलों की करंट आपस में एक दूसरे से टकराए, एक दूसरे के उल्टी हो, तो उस कंडीशन में ये चिन्ह क्या आते हैं, माइनस। तो E1 तो प्लस का हो जाएगा और E2 क्या हो जाएगा, माइनस का। मैं अभी लिख दूंगा आपको कौन से रूल है। ऐसे नीचे वाले लूप की बात करें, लूप सेकंड, तो लूप सेकंड में क्या होगा, आरोपित वोल्टेज एक सिंगल है, E2 है बस,
और तो इसमें करंट क्या हो जाएगी, देखो इधर से आप चल रहे हो, ये आपका चलने की डायरेक्शन है, तो I1 I2 की डायरेक्शन सेम प्लस का, और I2 भी सेम प्लस का, तो अपन कहेंगे I1 प्लस I2 इंटू R3 और प्लस I2 R2 इज इक्वल टू E2। ये आपका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट बात, लूप में चलते समय हमारी वह विद्युत धारा की दिशा समान है, तो विभव पतन का चिन्ह प्लस का आता है। जबकि विपरीत स्थिति में चिन्ह माइनस का आता है। बहुत मोस्ट बात है, आप ध्यान रखिएगा बार बार कि जब भी आप लूप में चलें तो चलते समय हमारी और विद्युत धारा की दिशा समान है तो विभव पतन का चिन्ह प्लस का आएगा, और अगर समान नहीं है मतलब विपरीत है तो उस स्थिति में चिन्ह माइनस का आएगा। ठीक है। दूसरा, लूप में चलते समय यदि बैटरी का माइनस सिरा मिले तो बैटरी को प्लस लेते हैं, और यदि बैटरी का प्लस सिरा मिले तो बैटरी को माइनस लेते हैं। कैसे, देखो आप इस लूप में देखो, आप यहां से लूप में चले तो देखो यहां से चलते हो आप, कहीं मर्जी इस सिरे से चलो, ऐसे चलते जाओगे तो आपको बैटरी का E1 का कौन सा सिरा मिला, माइनस, तो आप E1 को क्या लेंगे, प्लस। देखो E1 को प्लस ले रखा है। आगे बढ़े ऐसे घूमते हुए तो E2 का देखो कौन सा सिरा मिला आपको, प्लस मिला, तो E2 को क्या ले लिया आपने, माइनस। मतलब लूप में चलते हुए यदि बैटरी का आपको प्लस का सिरे मिलेगा तो बैटरी को आप माइनस लेंगे, और अगर बैटरी का माइनस मिलेगा तो बैटरी को आप क्या लेंगे, प्लस लेंगे। मतलब अगर आपको, अब इसका कारण भी बता दूं आपको, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, अगर प्लस सिरा मिलेगा इसका अर्थ क्या है, इससे निकलने वाली करंट है ये हमारा विरोध करेगी, समझ रहे हो। जैसे देखो अपन ऐसे आ रहे हैं तो इससे करंट निकल ले तो हमारे को सामने से टक्कर मारते हुए मिल रही है ना, इसका नहीं, ये बैटरी क्या हो जाएगी, माइनस, क्योंकि इन दोनों की करंट एक दूसरे के विपरीत है तो दोनों जुड़ तो नहीं सकती, इसका नहीं ये घट जाएंगी, क्योंकि आप लूप में चले तो एक का तो माइनस मिला और एक का क्या मिला आपको, प्लस मिला। तो ये देखो लूप में आप जब भी चलें तो यदि आपके चलने की दिशा और करंट की दिशा सेम है तो उस स्थिति में आपका चिन्ह क्या आएगा, प्लस का आएगा, पतित विभव क्या होगा, प्लस का। और यदि करंट की डायरेक्शन और आपकी लूप में चलने की डायरेक्शन समान नहीं है तो चिन्ह क्या आएगा, माइनस का आएगा। पहली बात, अगर एक परिपथ में एक से अधिक बैटरी जुड़ी हुई है, 2 या 3 जुड़ी हुई हैं, तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, उस कंडीशन में मैंने कहा कि आप लूप में चलते हुए यदि बैटरी का आपको धनात्मक मिलता है तो बैटरी का विद्युत वाहक बल किसके साथ जोड़ोगे आप, माइनस चिन्ह के साथ लोगे, और यदि बैटरी का ऋणाग्र मिलता है तो आपको विद्युत वाहक बल है वो प्लस चिन्ह के साथ लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है किरचॉफ के दोनों नियम KCL और KVL। आज के लिए इतना ही, लेकिन हाँ आज पर आधारित आपको एक न्यूमेरिकल जरूर मैं बता देता हूँ, तो उसको आप सोल्व करके आंसर बताना। आज का क्वेश्चन है, उपरोक्त दर्शाए गए चित्र में I का मान ज्ञात करो।
आपको ये डायग्राम दे रखा है जिसमें मेनी टाइप्स करंट हैं, वो इनकमिंग और आउटगोइंग टाइप के हैं। तो उसको सोल्व करके आपको इसका आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जिसके ऑप्शन आपके पास ए है वो 6 एम्पियर है, बी 11 एम्पियर है, सी 7 एम्पियर, डी 5 एम्पियर। आपको पता है क्वेश्चन जो अपनी क्लास होती है उसी पर आधारित होता है। इस कारण अगर क्लास आपने ध्यान से देखी है तो आप इजी तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। थैंक्स।